नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस वंडरफुल सेशन में। आपका स्वागत है एनपीसी गुरुकुल पर, जहां पर लगातार प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि 10 दिन, ये जो 10 दिन 10 प्रैक्टिस सेट, मैंने पिछले सेट में ही बताया, एक सेट आ चुका है, आज आपने चैनल पर देख लिया होगा। दूसरा सेट आपके लिए तैयार किया जा रहा है और ये दूसरा सेट यहां लेकर के आए आपके लिए। यहां से प्रश्न नहीं आए तो कहना हाँ जी बिल्कुल, ये बात सिर्फ थंबनेल तक ही नहीं है, ये बात दिल से निकल रही है और आपके दिल तक पहुंच जाएगी। ये ऐसे सेट तैयार किए गए हैं जो बहुत ज्यादा गहन अध्ययन के बाद हमारे जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने तैयार किए हैं। इसमें साथियों हम वही 38 प्रश्न लेंगे जिस प्रकार से आपके पेपर में 38 प्रश्न जीके जीएस के आने वाले हैं। एक एक प्रश्न को लेंगे और एक एक प्रश्न के सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी, लेकिन आप वहां देखेंगे कि लगभग हर एक विकल्प पे बात करने पर आपको 38 गुणा 4 का ज्ञान मिलने वाला है इस वीडियो से। इसका मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो बेहतर कुछ सीखेंगे। पुलिस की परीक्षा बिल्कुल नजदीक है। बिना बात किए मैं आगे चलता हूं अब आपके साथ, और यहां पर हमें जो बात करनी है वो हमारा प्रश्न शुरू करना है। ये आ गया। प्रश्न पहला आ गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय आप बताएंगे साथियों, वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वाइसरॉय थे। आप जानते हैं कि पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर अपना व्यापार करती थी, उसके बाद अधिकार हो गया। लेकिन लगभग 1858 के तहत, या मैं कहूं कि एक समय पर आकर के जो क्राउन था, क्राउन के हाथ में, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, यानी कि ब्रिटिश का जो राजा था या ब्रिटिश की जो रानी थी उसके हाथ में सत्ता चली गई। ब्रिटिश क्राउन के पास भारत की सत्ता चली गई। तो ये उसके बाद, उससे पहले क्या था भारत में, उसको कहते थे गवर्नर जनरल। लेकिन गवर्नर जनरल से जो पद का नाम बदला वो हो गया वाइसरॉय। कब हुआ? जब सत्ता चली गई क्राउन के हाथ में। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब तक कौन सा शब्द इस्तेमाल होता था? गवर्नर, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल नाम होता था साथियों। तो यहां पर सही उत्तर है, पहला वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है वो पहला वाइसराय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर अपनी भ्रमण कक्षा में पूरब से पश्चिम की ओर करता है? ये पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब। कल के सेट में भी, यानी जो पिछला सेट है, यानी आज का जो सेट आ रखा है, पिछला सेट, उसमें भी ये प्रश्न था। तो मैंने आपको उसी दिन कह दिया है, उसी सेट में कह दिया है कि सिर्फ इकलौता शुक्र ऐसा है, इकलौता शुक्र ऐसा है जो पूरब से पश्चिम घूमता है। बाकी सब कहां से कहां घूमते हैं? पश्चिम से पूरब घूमते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह पश्चिम से पूरब, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शुक्र ऐसा है जो कहां से कहां घूमता है? वो घूमता है पूरब से पश्चिम। साथियों, अगर आपने वो वाला वीडियो जो आज चैनल पे आया देख लिया होता, प्रश्न आपका ही था, आपका आंसर लग चुका था। अगला जो हमारे पास है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 कहता है भारत में समुद्री सीमा कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अगर आपने मैप पर थोड़ी सी भी कमांड कर रखी है, आपने नक्शा देख रखा है, तो इसका सही उत्तर साथियों 9 हो चुका है। 9 हो चुका है। अब इसका लिखने का कि भाई कौन कौन से राज्य होंगे, मैं इधर ही आकर के लिखता हूं आपके लिए। आप इधर से शुरू हो जाइएगा। तो आपको पहले तो मिला गुजरात, गुजरात आ जाएगा, गुजरात के बाद गोवा आ जाएगा, गोवा के बाद ये मोवा हो गया। साथियों यहां देखेंगे जरा, पूरी जानकारी लेंगे। गोवा हो गया, गोवा के बाद महाराष्ट्र हो गया, है ना। यहां पर आप केरल, कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु हो गया। यहां उड़ीसा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ये जो है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, एक जो राज्य रह गया है वो मैं आपके लिए छोड़ के देता हूं। आप बताएंगे यहां पर कौन सा राज्य बचता है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये हमारे 8 राज्य हैं और इसका सही उत्तर 9 है। एक राज्य हमने जानबूझकर छोड़ा। आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा होती है। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो कि काफी कमजोर था वो था बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने, इसको हटाया किसने था? तो मौर्य वंश में जो आपने नाम सुना है पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग ने इसको हटा दिया था और उसके बाद उसने सत्ता पर कब्जा किया है। पुष्यमित्र शुंग ने, जो कि क्या थे, इनके सेनापति थे, एक तरीके से सेनाध्यक्ष कह सकते हैं हम, उन्होंने बृहद्रथ को, क्योंकि ये बहुत कमजोर शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, इसको हटा करके गद्दी अपने पास की है। मैं देख पा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है, वॉइस क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न हमारे पास है, द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक क्या है? द्रव्यमान का जो है वो किलोग्राम हो जाएगा, तो किलोग्राम यहां भी है, यहां है, तो ए और डी चल रहा है। लंबाई जो है किलोमीटर नहीं मीटर रहेगी।
लंबाई की किलोमीटर नहीं मीटर रहेगी और समय की सेकंड रहेगी। तो साथियों इसका पहला उत्तर ठीक हो जाएगा, यानी पांचवें का पहला उत्तर विकल्प बिल्कुल ठीक है। द्रव्यमान, लंबाई और समय के अंतर्गत प्रणाली एसआई मात्रक क्या है? तो ये होंगी किलोग्राम मीटर सेकंड। अगला प्रश्न है साथियों छठा, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष कौन सा है साक्षरता वाला राज्य? इसमें प्रिंटिंग के समय पे ऊपर नीचे हो गया है। प्रश्न मैं आपके लिए बोलता हूं, आप ध्यानपूर्वक सुने। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा पुरुषों की साक्षरता किसमें थी? तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं कंप्लीट, तब भी केरल इसका उत्तर है, और पुरुषों की बात करते हैं तब भी क्या उत्तर हो जाएगा इसका? केरल ही होगा। अब कितनी थी ये भी आपके लिए ले आते हैं, यहां पर देखेंगे जरा आप। केरल में जो पुरुषों की साक्षरता है, पुरुष साक्षरता, वो 96% बताई गई है 2011 जनगणना में। उसके बाद जनगणना हुई नहीं है, तो सारे जनगणना के प्रश्न 2011 के परिप्रेक्ष्य में संक्षेप में पूछे जाएंगे। अगला देखते हैं कि पुरुषों में जो सबसे कम है, पुरुषों में जो सबसे कम है साथियों वो है 71.20%, और ये बिहार में है। ये कहां है? बिहार में। और ये कहां पर हो गई है? आपके लिए केरल में हो गई है। तो प्रश्न आप देख रहे हैं, एक प्रश्न से हम काफी खोजबीन करके चीजों को निकाल रहे हैं। अगला जो प्रश्न हमारे पास है, प्रश्न आगे चलाते हैं हम। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? इसमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है उत्तर प्रदेश का साथियों? तो यहां पर उत्तर जो रहेगा वो कर्मा रहेगा। कर्मा का ताल्लुक किससे है? देखिए नटवरी तो है, नटवरी बुंदेलखंड के आसपास है, और चरकुला की अगर हम बात करें तो ये भी हमारा उत्तर प्रदेश में आ जाता है, ब्रज का तरफ है। और धीवर जो है ये भी उत्तर प्रदेश का ही लोक नृत्य है, लेकिन कर्मा नहीं है। तो कर्मा किसका है साथियों? ये भी सीख ले, जरा यहाँ पे जान ले कि छत्तीसगढ़ से संबंध है। किसका? कर्मा का संबंध छत्तीसगढ़ से है साथियों। अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है प्रश्न नंबर 8, औषधि की कौन सी शाखा शरीर ऊतक और द्रव्य से संबंधित है? शरीर के ऊतक यानी टिश्यू से संबंधित है और द्रव्य से संबंधित है। तो देखेंगे जरा, इसका सही उत्तर है पैथोलॉजी। ठीक है जी, इसका सही उत्तर पहले तो ले लेते हैं, वो है पैथोलॉजी। अब बात करते हैं फार्मेकोलॉजी की, किससे है? तो ये दवाई वगैरह से, दवाई बनाने से, दवाई के प्रोडक्शन से संबंधित है, यानी दवाइयों से। और पेडियाट्रिक्स की बात करें अगर आप, तो ये गोला नहीं करते, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। यहां पर पेडियाट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये बच्चों के उपचार से है, यानी जो नवजात हैं या छोटे बच्चे होते हैं, छोटी आयु के, कम आयु के बच्चे हैं, बच्चों के उपचार से जो संबंधित है वो है पेडियाट्रिक्स। ठीक, अगला आ जाता है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी को हम भौतिक चिकित्सा भी कभी कई बार कहते हैं, भौतिक चिकित्सा हम लोग कहते हैं, फिजिकल मेडिसिन या फिजिकल मेडिकल ट्रेनिंग इसको कहेंगे। चिकित्सा जो है भौतिक वाली वो कौन सी हो जाएगी साथियों? फिजियोथेरेपी हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यहाँ प्रश्न चल रहे हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है, कह रहे हैं लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? 1857 की, इसी पर प्रश्न पिछले सेट में है, आप जाकर के देख सकते हैं। तो यहां देखेंगे लखनऊ से किया था, बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, अब कुंवर सिंह ने कहां से किया है? तो कुंवर सिंह ने किया था बिहार से। तात्या टोपे हैं कानपुर से। तात्या टोपे कहां से हो गए साथियों? कानपुर से। कुंवर सिंह ने बिहार से किया है, और बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया, तात्या टोपे ने कानपुर से किया है, और लियाकत अली खां साहब ने कहां से किया है? तो इसका सही उत्तर है इलाहाबाद, जो कि आज की डेट में साथियों क्या हो रखा है? प्रयागराज हो रखा है। तो प्रयागराज, ये इस तरीके का प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा, ये 10वां, इनमें से कौन सी विधि सतह पर पिंड के मध्य घर्षण को बढ़ाने के लिए उचित है? भौतिक विज्ञान का प्रश्न है, बताइए कौन सी उचित है? तो यह है सतह का खुरदुरापन बढ़ाना। सतह का अगर खुरदुरापन बढ़ा देंगे तो वहां पर क्या बढ़ जाएगा? घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर निम्नलिखित में कौन सा विटामिन ज्यादातर खट्टे फल आते ही आपने क्रैक कर दिया, क्वेश्चन फाड़ के चीर के फेंक दिया है। स्ट्रॉबेरी आलू में पाया जाता है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो है विटामिन सी। अब मैं आपसे पूछता हूं विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताइए। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो है साथियों स्कर्वी। पुलिस वालों साथियों क्या है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में कौन सा आकशेरुकी प्राणियों का उदाहरण है? आकशेरुकी प्राणियों का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है उनकी बात चल रही है यहां पर। तो इसका सही उत्तर है केंचुए और जोंक। केंचुए और जोंक इसका सही उत्तर है। जबकि मछली, सांप, गिरगिट, मेंढक, इनके सबके पास क्या होती है? ये सब तीनों कैसे हो जाएंगे? मैं कलर बदल के बात कर लूं, जरा ये सब कैसे हो जाएंगे? ये हो जाएंगे कशेरुकी, ये हो जाएंगे कशेरुकी। ठीक है साथियों, ये केंचुआ और जोंक कैसे हो गया? अकशेरुकी हो गया।
अगला प्रश्न है हमारा 13वां, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय संबंधित थे किस राजवंश से संबंधित थे साथियों? तो कृष्णदेव राय जो थे वो संबंधित थे हमारे तुलुप, मौर्य संगम से नहीं, तुलुप से संबंधित थे। अब तुलुप के संस्थापक की अगर हम बात करें, तुलुप के संस्थापक की अगर हम बात करें तो नर राजा सिंह इस तरीके से नाम था संस्थापक का। साथियों मैं उसको पूरी तरीके से रिकॉल अभी नहीं कर पा रहा हूं, तो इस वजह से मैं इसको गलत आपको बिल्कुल प्रश्न नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका जो सही उत्तर था वो मैंने आपके लिए लगा दिया, यानी कि तुलुप राजवंश से संबंध रखते थे। आगे हम आ रहे हैं, अगला प्रश्न, दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी किसने बनाया था? दिल्ली को गुलाम वंश की राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक पहले दे रखा, पर नहीं साथियों, नहीं, गुलाम वंश की जो राजधानी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बनाई थी। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जब सुल्तान बना दिल्ली का, ये सुल्तान बना दिल्ली का, तो उस समय इसने अपनी जो राजधानी थी वो कहां रखी? लाहौर में रखी साथियों, ठीक है। उसके बाद जब इल्तुतमिश बैठा है, जब इल्तुतमिश बैठा है जी, इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, ठीक है। अब ये जब बैठा है गद्दी पे, लगभग 1210 ईस्वी के आसपास बैठा जब ये, तो इसने क्या कर दिया, इसने लाहौर से हटा करके राजधानी को दिल्ली शिफ्ट कर लिया, तो इसका सही उत्तर साथियों आपको मिल चुका है। इसका सही उत्तर जो है वो इल्तुतमिश है, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है। अगला प्रश्न आपके पास आता है, प्रश्न 15, कह रहे हैं NAFED निम्न में से किससे संबंधित है? सो NAFED की अगर हम बात करते हैं तो ये संबंधित किससे होती है? कृषि विपणन से संबंधित है, ठीक है, कृषि विपणन, तो इसका सही उत्तर हो गया। अब बात करिए कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल एग्रीकल्चरल कॉरपोरेशन। आप वॉइस मुझे लगता है क्लियर है, यहां पर बिल्कुल सब क्लियर है, ठीक है। नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म है। मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, इसलिए आपके लिए यहां पर नोट कर दी गई ये फुल फॉर्म हमने, ठीक है जी। आगे हम चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आता है, भारत किस क्षेत्रीय समूह का वैश्विक और आर्थिक भाग है? तो किस का समूह का भाग है? तो सिर्फ G20 का है और किसी का नहीं है, ठीक है। G20 जो है उसका ये भाग है भारत, बाकी किसी का नहीं है। अब G20 में कितने देश हैं? तो भारत समेत 19 देश, पहली बात तो सुनिए, भारत समेत 19 देश हो गए, ठीक है जी, भारत समेत 19 देश हो गए। अगली बात सुनेंगे, इसकी स्थापना कब हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई। 1999 में हुई। आप इसका हेडक्वार्टर अगर बता सकते हैं, मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता हूं, आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि G20 जो है इसका हेडक्वार्टर स्थायी है, अस्थायी है, या स्थायी है तो कहां है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका उत्तर करेंगे कमेंट बॉक्स में। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की है? तो गदर पार्टी की स्थापना के बारे में जब बात करेंगे तो क्या भगत सिंह ने की थी, या लाला हरदयाल ने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी, या लाला लाजपत राय ने की थी? तो इसकी जो स्थापना है वो की गई है साथियों लाला हरदयाल ने इसकी स्थापना की। कब की है? 1 नवंबर 1913 को इसकी स्थापना कर दी थी। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना कर दी। अगला प्रश्न आपके सामने, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का कोई भी चांद या उपग्रह नहीं है साथियों? कोई बात नहीं, मैं नहीं दिख पा रहा हूं, ये प्रश्न थोड़े आज इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लेकिन प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कौन है इसमें से? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सौरमंडल जो है, हमारे सौरमंडल में ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका कोई भी चांद नहीं है, बुध और शुक्र का कोई भी चांद नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया साथियों? शुक्र हो गया। शुक्र से संबंधित अभी पीछे प्रश्न में एक बात और बताई हमने, क्या बताई? कि शुक्र इकलौता ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम घूमता है, बाकी सारे ही ग्रह पश्चिम से पूरब की तरफ को घूमते हैं अपनी कक्षा में। अगली बात है, भारत के किस भाग में उष्ण कटिबंधीय वनों के अनुकूल जलवायु पाई जाती है? क्या वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, पश्चिमी घाट है, पूर्वोत्तर भारत है, उत्तर भारत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों पश्चिमी घाट। इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं, आप समझ लीजिए उष्ण कटिबंधीय वन जो है वो आपको पश्चिमी घाट में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 20वां, निम्न में से किससे ऑपरेशन फ्लड संबंधित है? साथियों इस प्रश्न को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है।
क्या कह रहा है ये कि भाई किससे संबंधित है। कुछ लोगों को लगेगा भाई फ्लड है तो बाढ़ आ जाती होगी, बाढ़ से संबंधित होगा, लेकिन ये संबंधित है दुग्ध उत्पादन से। और ये मिशन कब लॉन्च किया गया? 1970 में लॉन्च किया गया था। इसको किसने लॉन्च किया था? तो इसको लॉन्च किया था डॉक्टर बर्गीज दुग रिमन ने। किसने लॉन्च किया था इसको? डॉक्टर बर्गीज दुग रिमन ने इसको लॉन्च किया था 1970 में। अगला हमारे पास है बवंडर टार्नेडो। क्या है बवंडर टार्नेडो? जो है वो क्या चीज है? तो बवंडर जो है वो कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, इस पर स्टार लगा सकते हैं। कीपदार बादलों के साथ जोरदार घूमती हुई हवा जो है बवंडर या टार्नेडो कहलाती है। अगला प्रश्न है ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? ब्राजील देश जो है वो हमारा किस महाद्वीप में स्थित है, ये आपको जानना था। तो इसका महाद्वीप कौन सा रहेगा साथियों? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी अमेरिका। क्षेत्रफल की बात करें तो 5वां है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व में 5वीं पोजीशन रखता है। आप बता सकते हैं पहली पोजीशन किसकी है? तो उसकी है किसकी? रूस की। मैं रशिया लिखने वाला था अंग्रेजी में साथियों, रूस की है। और भारत की पोजीशन जो है वो 7वीं है, लेकिन ब्राजील की कौन सी है? यहां 5वीं पोजीशन है, 5वीं जगह ये बनाता है। अब हम बात कर सकते हैं इसके बारे में एक और कि यहाँ की भाषा कौन सी है, ठीक है, या राजधानी क्या है इसकी, तो उसको भी कर लेते हैं। ये बढ़िया प्रश्न हो गया। भाषा या राजधानी की बात करते हैं तो भाषा पुर्तगाली है और राजधानी ब्राजीलिया। ब्राजीलिया, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया। ये क्या है? ब्राजीलिया ये राजधानी है। और यहां भाषा जो है वो पुर्तगाली है। भाषा क्या है? पुर्तगाली भाषा है यहां पर। ठीक है साथियों, तो ये हमारा जो है ब्राजील के ऊपर थोड़ी सी बात हो गई है। अगला प्रश्न 23वां है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निम्नतम स्थान है? तो आप लोग जो इसका उत्तर सोचने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं होगा साथियों। सबसे निम्नतम पूछा गया है तो आप डेथ वैली लगा देंगे, नहीं। डेथ वैली लगभग 80 या 40 जो है मीटर तक ही गहरा है। जबकि हम बात करें अगर मृत सागर की बात करनी पड़ेगी, जिसमें इजराइल भी संबंधित है इससे, यानी कि इजराइल वाली जगह पर। और कहां पर मिलेगा ये आपको? जॉर्डन वाली जगह पर मिलेगा। इजराइल और जॉर्डन वाली जगह पर मिलेगा। और ये कितना है? करीब करीब 400 मीटर तक गहरा है। कहां मिलता है? इजराइल या व जॉर्डन, इजराइल व जॉर्डन की जगह पर मिलता है मृत सागर। डेथ वैली जबकि कहां मिलता है? अमेरिका में मिलता है, बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के अमेरिका में मिलता है ये। ठीक है, अगली बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? आप सब इसका आंसर जानते हैं, आप सब इसका उत्तर जानते हैं, वाराणसी। इसका एक नाम काशी भी है। और इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में यह भी कहा गया कि वाराणसी या बनारस जो है वो पूरे विश्व का सबसे पुराना नगर है। ठीक है जी, तो वाराणसी उत्तर हो गया। आगे चलते हैं, प्रश्न हमारा 25, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी स्थित है? ये प्रश्न हम पीछे जो 10 सेट की सीरीज चली है उसका पूरा एक उसको डलवा दिया गया है, यूपी पुलिस बैच करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा करके स्पीड मोड पे खत्म कर दीजिए। आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। और उसका सही उत्तर है मथुरा। और यह पूछा जाएगा कि ये ऑयल रिफाइनरी किससे संबंधित है, तो आप बता सकते हैं ये ऑयल रिफाइनरी किससे संबंधित है या किसकी है, किस कंपनी की है। तो मैं आपके लिए रिक्त छोड़ करके जाता हूं, कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर लिखें कि ये किससे संबंधित है। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्न में से कौन से बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? अब ये बात जो है ये इसके जो हमारे विकल्प बने हुए इसको बड़े ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। इसके विकल्प क्या कह रहे हैं? दुधवा, कान्हा, अमनगढ़, बांधवगढ़। लेकिन आपको क्या है, बाघ अभ्यारण्य तो हो सकते, उत्तर प्रदेश वाले सिर्फ आपको चुन करके निकालने हैं। तो निकालेंगे साथियों, बताएं इसका क्या सही उत्तर होने वाला है। थोड़ा सा मैं आपको समय दूंगा, आप अपने दिमाग पे थोड़ा एक्सरसाइज करें अगर आप बता सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी समय है नहीं, तो पीलीभीत ये हो गया, अमनगढ़ की बात हो गई, दुधवा की। सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? डी हो जाएगा। दुधवा आप सब जानते हैं लखीमपुर खीरी में है, लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं, लखीमपुर खीरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये बात हमने समझ ली है। अमनगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो अमनगढ़ हमें कहां देखने मिलता है? बिजनौर में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति में, मुद्रास्फीति में होता क्या है असल में? तो ये हमारा कहां से? अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स से प्रश्न बना है।
तो मुद्रास्फीति में साथियों सीधा सीधा समझ लीजिए बिना किसी दिक्कत के, मुद्रा का मूल्य गिरता है, वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं। और ये अवस्था कहां पर है? बी वाले में है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? यहां पर क्या होता है? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, जिसकी वजह से अब डिमांड बढ़ने लगती है, लेकिन चीज जो है वस्तुएं वो कम होती हैं। तो वस्तुओं की स्वतः है, ये अपने आप है, ये नेचुरल है कि उसका रेट बढ़ जाएगा, तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न यहां पर है 28वां, निम्नलिखित में से कौन सा ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं है? इसमें से कौन सा लाभ नहीं है? तो वो है उच्च प्रारंभिक लागत। ये ई कॉमर्स व्यापार का लाभ नहीं। ई कॉमर्स का मतलब कि आप उस पे जो प्लेटफॉर्म पे खरीदते हैं ना, जो ऑनलाइन वाला जो सिस्टम चल रहा है, उसकी बात है। आगे चल रहा है 25 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? साथियों ये एक अच्छा और बड़ा प्रश्न आपके सामने है, आप इसको देखेंगे जरा, कब मनाया जाता है। तो यहां पर बात कर लेते हैं पहले कौन सा दिवस कब मनाया जाता है। तो नागरिक अधिकार दिवस जो है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नागरिक अधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस की अगर हम बात करें, आप जानते हैं अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, संविधान दिवस हमने ही पढ़ाई, आपका जो इसी चैनल पर वीडियो पड़ी है पूरा संपूर्ण पॉलिटी है उस पर एक ही बार में, ठीक है। तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। मतदाता दिवस अभी निकला, कब निकला? 25 जनवरी को निकला साथियों, 25 जनवरी को निकला साथियों। और जागरूकता दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल को जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब बताइए क्या पूछ रहा है? 25 जनवरी को क्या मनाया गया? तो विकल्प क्या हो गया? मतदाता दिवस बिल्कुल इसका सही उत्तर हो गया। तो एक प्रश्न से सारी बातें लेने की हमने कोशिश करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी नेटवर्क की एक व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नोड केंद्रीय हब, स्विच या केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ा होता है? ये व्यवस्था कौन सी है साथियों? तो स्टार टोपोग्राफी, स्टार टोपोग्राफी जो है वो ये व्यवस्था है, ठीक है जी। ये कंप्यूटर से संबंधित आपका प्रश्न हो गया। माफ कीजिए। अदृश्य बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? यानी कि ऐसी बेरोजगारी जो होती है पर दिखाई नहीं देती है। अब ऐसी बेरोजगारी का पता कैसे लगाएं कि मान लीजिए कहीं पर कोई काम चल रहा है, आप उसमें 4 लोग काम कर रहे थे, आपने 2 लोग वहां से निकाल दिए, लेकिन उत्पादन में कोई कमी नहीं आई है, तो आप ऐसे 2 लोगों को क्या कहेंगे? अदृश्य बेरोजगार है, वो दिख नहीं रहे, लग रहा था काम कर रहे हैं पर उनके बिना भी तो काम हो रहा है। तो ऐसी जगह जो है वो कृषि क्षेत्र है जहां पर अदृश्य बेरोजगारी है। जैसे अगर खेत में गेहूं लगाए जाते हैं तो वो 2 व्यक्ति भी लगा सकते हैं, किंतु पूरा परिवार मिलकर उस काम को करता है, तो यहां पर अदृश्य बेरोजगारी है, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? ये बहुत प्यारा प्रश्न है, आपके लिए अलग से छांट करके लाया गया है। इसके पीछे कारण यह था कि आप इस बात को पूरा समझ लें कि ये क्या कह रहा है। तो एक एक विकल्प पर चर्चा करते हैं पूरी तरीके से। यहां इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19E संघ बनाने का अधिकार देता है। संघ बनाने का अधिकार साथियों 19E नहीं 19C देता है, ठीक है जी, 19C देता है। इसको एज इट इज आप याद कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। अनुच्छेद 19B किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार देता है। तो किसी पेशे का अभ्यास करने का अधिकार 19B नहीं अपितु 19G आपको देता है, यानी कि नीचे फिर G वाला जो है मास्टर साहब वो भी तो गड़बड़ हो जाएगा, बिल्कुल जी वाला भी गड़बड़ हो गया है, जबकि उसका उलट ठीक है। मतलब 19B आपको अधिकार देता है शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार देता है। अब कह रहे हैं सही मिलान कौन सा है? तो फिर तो आपको पता ही है सही मिलान ये वाला है। सही मिलान ये वाला हो गया। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कौन देता है आपको? तो वो देता है यहां पर अनुच्छेद 19A। आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। प्रश्न कहता है 33, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत यहां पर रिक्त आएगा साथियों, ये गलती हो रहा है, यहां पर रिक्त आएगा यानी कि खाली स्थान छूटा हुआ है। तो पढ़ रहे हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? तो ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है, आप सब जानते हैं। हालांकि कंफ्यूजन यहां भी बन सकती है, यहां भी द्वंद्व की स्थिति आपके हृदय में उत्पन्न हो सकती है कि भाई 16 है कि 14 है, पर 14 है इसका सही उत्तर। आगे चलेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारे पास अनुच्छेद 55 इसका सही उत्तर है। बताइए साथियों, अनुच्छेद 55 इसका सही उत्तर है 34वें प्रश्न का। अब हम आगे चल रहे हैं हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उप सभापति थे? तो उसका सही उत्तर हमारे पास क्या हो जाएगा? यहां पर एम अनंत शयानम अयंगर थे। कौन थे? एम अनंत शयानम अयंगर थे। आप बताएंगे कि यहां पर जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। मैं प्रश्न आपके लिए छोड़ के जाता हूं कि ये जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो यहां पर कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आपका कमेंट अगर गलत भी हुआ तो उसका सही उत्तर हम
देने की पूरी कोशिश करेंगे या देंगे, लेकिन आप कमेंट करिए तभी बात बन पाएगी साथियों, ठीक है। अब आगे चल रहे हैं हम अगले प्रश्न पे। कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो 66 जो संबंधित है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, ठीक है। अब एक बात यहां पर एक और एक्स्ट्रा सीख लेते हैं कि विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य यहां पर इस चयन में, इस चुनाव में भाग नहीं लेते, इसको अलग कलर के पेन से काट दिया, ये चुनाव में भाग नहीं लेते उपराष्ट्रपति के, ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं। प्रश्न कहता है काहिरा किस देश की राजधानी है साथियों? काहिरा राजधानी है मिस्र देश की। अब फिर से हमारे लिए बड़ा प्यारा दिल लगाता हुआ प्रश्न मिल गया है यानी बताइए इथोपिया की कौन है? तो इसकी होती है अदिस अबाबा। इथोपिया की कौन सी है साथियों? तो अदिस अबाबा जो है वो इथोपिया की राजधानी यहां पर हो जाएगी। जबकि आपने क्या देखा, काहिरा जो है वो मिस्र देश की है। तो फिर गिनी क्या है? गिनी किस देश की राजधानी है? तो आप ऐसे कर सकते हैं यहां पर कि ये है क्रोनाक्रे। क्रोनाक्रे, अरे मास्टर साहब क्या बोल रहे हैं? क्रोनाक्रे, हाँ जी क्रोनाक्रे, क्रोनाक्रे। अब बात करते हैं बेनिन। बेनिन की बात करेंगे तो ये है पोर्टो नोवो। ये किसकी हो जाएगी? पोर्टो नोवो, पोर्टो नोवो। जरा इसको ठीक से बात कर लेंगे, पोर्टो नोवो। एक बार प्रश्न को बिल्कुल आत्मसात कर लीजिएगा सब। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने कुछ नया सीख लिया है इसमें, कोई ना कोई तो एक ऐसा था। काहिरा किस देश की राजधानी है? तो वो है मिस्र देश की राजधानी है, ठीक है। इथोपिया का संबंध अदिस अबाबा से है, गिनी का क्रोनाक्रे से है, जबकि बेनिन का पोर्टो नोवो से है, ठीक है। ये रहा है ऊपर का रहा। अगला प्रश्न हमारे पास कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद का उल्लेख किया गया है? तो जीएसटी परिषद का जो उल्लेख है साथियों, मैं यहीं रहकर बता दूं आपको, अनुच्छेद 279 का में है जीएसटी का। अब एक प्रश्न मुझे आप बताएंगे कि जीएसटी वाला जो संशोधन है वो क्या है? आप क्या बताएंगे? हम ही बता देते हैं। देखिएगा, संविधान संशोधन 101 है। संविधान संशोधन 101 जो है वो जीएसटी से संबंधित है। ये बात आप बता सकते थे, कब बता सकते थे? जब आपने वीडियो देखी होती। जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं हम, जो पिछला प्रैक्टिस सेट दिन में आ चुका है, आपने देखा होता, आप उड़ा देते क्वेश्चन को। वहां पे बताया कि भाई 95 जो है वो SC ST से संबंधित हो गया है, 104 किससे संबंधित है, इस तरीके की बातें वहां पर की गई हैं डिटेल। तो वीडियो को ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि आप प्यार देंगे। अगला प्रश्न आप देख सकते थे, लेकिन यहां पर प्रश्न समाप्त हो चला है। तो आज हमने कक्षा 2 की बात की है। इस तरीके से ऐसे ही 10 कक्षाएं आएंगी और मेरा वादा है आपसे कि इन 10 कक्षाओं में से प्रश्न ना आए तो कहना, इसीलिए हम लिखवाए हैं। यूं नहीं लिखवाए कि आप देखिए थंबनेल क्लिक करिए एकदम झांक झूक के चले जाइए। आप अगर वीडियो में अंत तक आए हैं तो मेरा दावा है चाहे एक बात सीखी हो, कुछ ना कुछ नया आपने जरूर सीखा होगा। यही कोशिश हमारी बनी रहेगी। बस आपके साथ की, आपके प्यार की जरूरत है। वीडियो पसंद आई है लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। बिहार में जो शिक्षक भर्ती है, चाहे जो बीएड का नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, आज चैनल पे डाला जा चुका है कि बीएड के जो है एंट्रेंस एग्जाम खुलने वाले हैं 2024-2026 को लेकर के। ऐसी कितनी ही भर्तियों पर संपूर्ण जानकारी चैनल पर दी जाएगी और बिना किसी रुपया पैसा खर्चा के, लेकिन संपूर्ण जानकारी और सटीक सबसे पहले देने की कोशिश होगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।